ये बात है मिड 9th सेंचुरी की, जब बाइजेंटाइन एम्पायर के राजा थियोक्राइटस के एक षड्यंत्र द्वारा मृत्यु कर दी जाती है और उनकी पत्नी थियोडोरा को वृद्ध आश्रम में भेज दिया जाता है। तब उनके बेटे माइकल III, जो कि उस समय लगभग 3 साल के थे, उन्हें साम्राज्य की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। इस षड्यंत्र की रचना करने वाला और कोई नहीं, माइकल III का अंकल बार्डस था, जो कि काफी बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी इंसान था। वो चाहता तो बगावत करके खुद सत्ता पर राज कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर माइकल को गद्दी पर बैठाया। माइकल III जब एक सही उम्र तक आया तब उसको एक काउंसलर की जरूरत थी, जो उसे राज्य संभालने को लेकर सलाह दे सके और उसकी मदद कर सके। तब माइकल III, जो कि एक जवान और नौसिखिया राजकुमार था, जो कि उसी के खिलाफ साजिश करने वाले हथियारों से घिरा हुआ था, जो कि राज्य सिंहासन के लिए बहुत ही आसानी से उसका गला काट सकते थे, उसकी नज़र उसके सबसे करीबी दोस्त बेसिलियस पर पड़ी। कुछ साल पहले जब माइकल तबेलों में घूम रहा था, तब एक जंगली घोड़ा आकर उस पर आक्रमण कर देता है और फिर एक बच्चा आकर उसे बचा लेता है। तब उसकी मुलाकात होती है बेसिलियस से और उसे बेसिलियस का साहस काफ़ी पसंद आता है। और तो और इस हादसे के बाद माइकल बेसिलियस को हॉर्स ट्रेनर से सीधा स्टेबल्स का मुखिया बना देता है। उसके बाद से माइकल ने बेसिलियस को कई सारे तोहफे तक दिए, धन दौलत, जिसकी भी बेसिलियस को ज़रूरत थी। और तो और बेसिलियस को बाइजेंटाइन शहर के सबसे शानदार स्कूल में तक भेजा गया, जिससे वो एक काफ़ी कल्चर्ड और सोफिस्टिकेटेड दरबारी बन गया। पर अफसोस, माइकल इस बात से अनजान था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। अब माइकल एक सम्राट था और उसे किसी वफादार इंसान की तलाश थी, तो उसके लिए चैम्बरलेन और चीफ काउंसलर के लिए एक ऐसे इंसान से अच्छा कौन हो सकता है जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऋणी हो। तो माइकल उन सब लोगों की सलाह को नज़रअंदाज करता है जो बार्डस को इस पद के लिए रिकमेंड कर रहे थे। और बेसिलियस, जिसे वो अपने भाई की तरह मानता था, जिसे पॉलिटिक्स की कोई नॉलेज नहीं थी, पर फिर भी उसे इस पद के लिए चुना जाता है और तो और इस पद के लिए ट्रेन तक करवाया जाता है। अब जब माइकल राजा है और बेसिलियस उसका काउंसलर, वो हर चीज़ में बेसिलियस की मदद लेता है। एज अ किंग, माइकल काफ़ी खुश था क्योंकि उसके साथ बेसिलियस जैसा दोस्त था, क्योंकि उसे लगता था बेसिलियस हमेशा हर चीज़ में उसके साथ रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो कि लगभग सबके मन में आती है, भूख। बेसिलियस के पैसों को लेके भूख बढ़ती गई। माइकल ने कई बार उसकी सैलरी डबल और तो और ट्रिपल भी कर ली, लेकिन अफसोस उसकी भूख और उसकी अपेक्षाएं बढ़ती ही गई। किसे पता था, ये तो बस शुरुआत है। बार्डस अब आर्मी का हेड बन चुका था और बेसिलियस को यह अंदाजा था कि बार्डस उसके लिए कितनी बड़ी दिक्कत बन सकता है। इसलिए उसने अपनी वफादारी का झूठा नाटक करके माइकल के मन में खुद के ही अंकल के प्रति जहर घोलना शुरू कर दिया कि किस तरह बार्डस उसके पिता की तरह माइकल को भी मारकर खुद राजा बनना चाहता है। और माइकल के काफ़ी करीब होने के कारण बेसिलियस इस चीज़ में बेशक कामयाब भी हो जाता है। फिर एक दिन भीड़ में खुद बेसिलियस माइकल के कमांड पे बार्डस को मौत के घाट उतार देता है। और उसके बाद बेसिलियस राजा से मांग रखता है कि अब बार्डस के बाद उसे आर्मी का हेड बना दिया जाए, ताकि वो अच्छी तरह राजा की सुरक्षा कर पाए और पूरे राज्य पे नजर रख पाए। और हर बार की तरह इस बार भी राजा द्वारा बेसिलियस की ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है। अब बेसिलियस के पास वो हर चीज़ है जिसकी उसे तलाश थी, पैसा, ताकत और तो और सभी लोग जो किसी राजा के पास होती है। अब कुछ साल बाद बाइजेंटाइन एम्पायर में आर्थिक तंगी आ जाती है और इन परिस्थितियों में माइकल बेसिलियस से कुछ पैसे उधार मांगता है जो उसने पिछले कुछ सालों में राज्य कराने से उधार दिए थे। और बेसिलियस सीधा मना कर देता है और तो और एक ऐसी स्माइल दे के चला जाता है जैसे माइकल कोई तुच्छ आदमी हो। इस स्माइल को देखने के बाद ही माइकल पूरा ठंडा पड़ जाता है और उसे महसूस होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। एक तबेले के लड़के के पास खुद राजा से ज्यादा पैसा और प्रजा है और तो और खुद सम्राट से अधिक ताकत तक है। कुछ हफ्तों बाद एक रात जब माइकल काफी शराब के नशे में होता है, तब आंखें खुलते ही वो खुद को बेसिलियस के साथ अपने ही सैनिकों से घिरा हुआ पाता है। और अगले दिन माइकल का सर एक लंबे से भाले के ऊपर लगा हुआ होता है, जिसे और कोई नहीं, खुद बेसिलियस ने पकड़ा होता है। और उसके बाद बेसिलियस अपने आप को राजा घोषित कर देता है। पर आखिर ऐसा क्यों हुआ? माइकल तो बेसिलियस को अपने भाई से भी बढ़कर मानता था, फिर बेसिलियस ने ऐसा क्यों किया? जवाब काफी आसान है। माइकल ने बेसिलियस पर अंधा भरोसा किया और तो और उस पर जितने भी उपकार किए उसका कभी एहसास तक नहीं दिलाया। इन सब चीज़ों से बेसिलियस को लगने लगा वो इन सब चीज़ों का हकदार है और ये सब चीज़ें उसे नसीब से नहीं बल्कि मेहनत से मिली है। इसलिए उसने माइकल के लिए कभी आभार वाली भावना महसूस तक नहीं की।
वो कहते हैं ना, इंसान दोस्ती और प्यार में अंधा हो जाता है। तो इस चीज़ से बचा कैसे जाए? चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। हान डायनेस्टी के फॉल के बाद चाइना में हिंसा और षड्यंत्र जैसी चीज़ों का सेम पैटर्न चलने लगा। जो भी उस समय सम्राट बनने वाला होता था, उसी के जनरल्स उसे षड्यंत्र से मार देते थे, और तो और आपस में एक डायनेस्टी शुरू करके एक राजा घोषित कर देते थे, और फिर वही राजा खुद के संरक्षण के लिए उन सब जनरल्स को मार देता था, और फिर नए जनरल्स रखता था जो कि राजा को ही मारने के लिए वापस षड्यंत्र शुरू कर देते थे, और यही चीज़ बार बार रिपीट होती रही थी। और चाइना का एम्परर बनना उस समय के लिए सबसे खतरनाक पोजीशन थी। पर फिर साल 959 में जनरल चाओ के यूंग बनते हैं एम्परर सोंग, और वो इस चलते पैटर्न को तोड़ना चाहते हैं। तो एम्परर अपने राजा बनने की खुशी में एक बहुत ही बड़ी दावत रखते हैं, और उस दावत में अपनी सभा के सबसे ताकतवर जनरल्स को आमंत्रित करते हैं। दावत में जब सबने वाइन पी ली होती है, तब एम्परर्स अपने सारे गार्ड्स और गेस्ट को जाने के लिए कहते हैं, सिवाय सभी जनरल्स के, जिन्हें अब ये सोच के डर लग रहा होता है कि उनकी वाइन में जहर था और अब इन्हें भी एम्परर द्वारा मार दिया जाएगा। जबकि एम्परर सुंग ने जो कहा सबका दिमाग घुमा देता है। वो कहते हैं, मैं जानता हूँ आप लोगों का ये पूरा दिन इसी डर में गया कि मैं कहीं आप लोगों को मार ना दूँ। आप में से कोई है जो मेरी गद्दी पर बैठने का सपना देखता है? चिंता मत करिए, मैं आप लोगों पर संदेह नहीं कर रहा, और फिर भी अगर आप में से किसी को भी इस गद्दी की अय्याशी और ताकत से प्यार है तो प्लीज़ बताइए। उस समय सारे जनरल सिर्फ अपनी लॉयल्टी का प्रमाण देने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन राजा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो कहते हैं कि एक तरीका है जिससे आप अपनी बाकी की जिंदगी ऐश और आराम में निकाल सकते हैं। आप सब अपनी जनरल्स की पोजीशन को छोड़ दीजिए और मैं आप लोगों को वो सब चीज़ें दूंगा जो आप मांगोगे, अय्याशी, शोहरत, लड़कियां, गुलाम, सब कुछ। और ये सब सुनकर वो सारे जनरल सोच में पड़ जाते हैं, और समझदारी के साथ हर एक जनरल ने अपनी पोजीशन अगले ही दिन त्याग दी। और फिर राजा ने भी वादे के मुताबिक उन सबको वो हर चीज़ दी जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। अब सुंग के रास्ते में कोई भी नहीं था, और तो और वो उन सभी लोगों के साथ एक अच्छे रिश्ते में होने के कारण काउंसलिंग भी ले सकता था। राजा के समझदारी वाले निर्णय ने सारे खुखार भेड़ियों को विनम्र भेड़ बना दिया, जो कि अब काट तक नहीं सकते थे। अब कुछ सालों बाद साउथर्न हान डायनेस्टी के रूलर किंग लियू कई सालों की लड़ाई के बाद आखिर में राजा सुंग के आगे सरेंडर कर देते हैं। तो किंग लियू शॉक हो जाते हैं जब राजा द्वारा उन्हें कालकोठरी में डालने की जगह एक पद ऑफर किया जाता है अपने ही कोर्ट में, और तो और उन्हें अपने पैलेस में तक बुलाया जाता है। तो जब किंग लियू राजा के पैलेस में जाते हैं तो राजा द्वारा इस नई दोस्ती के नाम एक वाइन का ग्लास ऑफर किया जाता है। उस समय चाइनीज एम्पायर में वाइन में जहर मिला के मारने का तरीका काफी मशहूर था। तो किंग लियू को भी लगने लगा कि राजा ने उसकी वाइन में जहर डाल रखा है, और वो रोते हुए राजा को कहने लगा, योर मैजेस्टी, मैं जानता हूँ मेरा अपराध मौत के बराबर है, पर मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, मेरी जिंदगी बख्श दीजिए और मुझे ये जहर से भरा वाइन का ग्लास मत पिलाइए। और ये सब सुन के राजा सुन काफी जोरों से हंसते हैं, और लियो के हाथ से वो वाइन का ग्लास खुद लेके पी जाते हैं, क्योंकि उस ग्लास में जहर था ही नहीं। और इस इंसिडेंट के बाद लियू राजा सुंग के सबसे वफादार और सच्चे दोस्त में से एक बन जाता है। अब उस समय में चाइना में छोटे छोटे राज्य होते थे। इनमें से किसी एक छोटे राज्य का राजा चिएनशू को राजा सुंग की सेना द्वारा हरा दिया जाता है, और राजा के मिनिस्टर द्वारा उसे बंदी बनाने की मांग रखी जाती है, क्योंकि चिएनशू राजा सुंग को मारने के लिए षड्यंत्र रचता था। तब राजा सुंग उसे अपने राज्य में बुलाते हैं, और जब चिएनशू राज्य में आता है तब राजा द्वारा उसे गिरफ्तार करने की जगह उसे सम्मान दिया जाता है, और जाते वक्त उसके हाथ में एक लिफाफा थमा दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे रास्ते में खोलना। फिर जब वो लिफाफा रास्ते में खोलता है तब उसमें उसे कुछ कागज रखे हुए मिलते हैं, और ये सब कागज चिएनशू के ही होते हैं जो उसने राजा सुंग को मारने के लिए षड्यंत्र रचने के लिए बनाए होते हैं। और वो देखता है कि राजा सुंग को ये सब पता होने के बावजूद भी उसने अपने पैलेस में उसे बुलाया और सम्मान दिया, और इस चीज से राजा सुंग चिएनशू का भी दिल जीत लेता है, और उस वक्त से चिएनशू भी राजा सुंग के सबसे वफादार लोगों में से एक बन जाता है। एक चाइनीज कहावत है कि आपके दोस्त एक खुंखार जानवर का जबड़ा है, अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो कभी भी चबा दिए जाएंगे। राजा सुंग जानता था जब वो गद्दी पर बैठा था, जब वो जबड़ों के बीच में आ चुका था, उसके दोस्त जो आर्मी में है उसे कभी भी चबा सकते हैं, और अगर वो उनसे बच भी गया तो जो उसके दोस्त गवर्नमेंट में है वो उसे पक्का खा ही जाएंगे।
तब उसने अपनी समझदारी से अपने नीच जनरल्स को पैसे और अय्याशी भरे सपने दिखाकर दूर कर दिया और अपने दुश्मनों को वक्त के साथ दोस्त भी बना लिया। और सिर्फ इसी वजह से सुंग डायनेस्टी ने इस चल रहे पैटर्न को तोड़ दिया और चाइना पर 300 साल तक राज किया। तो आखिर हम असल मायने में इस लॉ से सीख क्या सकते हैं? वो ये है कि यह दुनिया बहुत ही मतलबी और क्रूर है और इस दुनिया में आपके दोस्त एक बहुत ही बड़ा सहारा बनते हैं। जब काम की बात आती है तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्यों किसी और को चुनना जब अपने पास अपने दोस्त है, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बेहतर यही रहेगा कि आप अपनी दोस्ती को किसी काम काज वाली चीज़ में इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि इससे चीज़ें आपके फेवर में नहीं रहती और वक्त के साथ धुंधली हो जाती है। जैसे कि आप अपने दोस्त पर काम को लेकर ज़्यादा जोर नहीं दे सकते। और तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपका दोस्त आपको लेके कभी ग्रेटिट्यूड फील नहीं करेगा। और क्रिटिसाइज या जज करते वक्त आप कभी भी अपने वर्कर की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह जज करेंगे। और इन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से आपको वक्त के साथ रियलाइज़ होगा कि ना आपका कुछ काम अच्छे से हुआ और ना ही दोस्ती रही। तो बेहतर यही रहेगा कि आप अपनी दोस्ती और काम को अलग ही रखें और अपने दोस्तों की जगह एक ऐसे इंसान को ढूंढिए जिसने ठान रखा हो कि आपको वो कुछ साबित करना चाहता है और इसी चीज़ की वजह से वो आपके लिए बड़े से बड़ा पहाड़ तक तोड़ देगा। तो ये तो बात रही दोस्ती की, पर दुश्मनों का क्या? तो याद रखिए, अगर आपको कुछ करना है तो जितने ज़रूरी आपके लिए आपके दोस्त हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए आपके दुश्मन हैं। बिना दुश्मनों के आप आलसी पड़ जाएंगे और कभी इवॉल्व या ग्रो नहीं कर पाएंगे और दुश्मनों की वजह से आप हर समय फोकस्ड और अलर्ट रहेंगे। और तो और काम के साथ कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस इंसान को ताकत से प्यार होता है वो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट से नहीं घबराता, बल्कि वो खुद दुश्मनों की मांग करता है, क्योंकि उसके दुश्मन ही हैं जो उसे ताकतवर साबित करने में मदद करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, जैसे कि वॉल्टेयर ने कहा है, भगवान मुझे बस अपने दोस्तों से बचा लेना, दुश्मनों का ख्याल मैं खुद रख लूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर मिला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये था लॉ 2 फ्रॉम द बुक 48 लॉज ऑफ पावर। तो मिलते हैं जल्दी एक अगली वीडियो में।